बातें समझने के लिए। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बच्चों लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा था। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लॉ जो तुम लोगों ने क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे उतना ही पढ़ाया था। अभी हम लोग उस ऑप्टिक्स को पढ़ रहे हैं जो 9th और 10th वाली ऑप्टिक्स होती है, और रिफ्रैक्शन जब स्टार्ट करेंगे तो फिर वो 12th वाली ऑप्टिक्स हो जाएगी। बट आती सब कुछ है, जेई में सब कुछ आता है। तो लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें तो बच्चों कल हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया था? जिन बच्चों ने पढ़ा है जल्दी से बताओ क्या क्या दो लॉ थे बेटा। ये हमारी कोई सरफेस है जो कि प्लेन सरफेस भी हो सकती है या कर्व सरफेस भी हो सकती है, और ये नॉर्मल है। और अगर इस मिरर पे कोई इंसिडेंट रे आ रही है और ऐसे रिफ्लेक्ट होके जा रही है, बताओ इस एंगल को बच्चों क्या बोलते थे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। इस एंगल को क्या बोलते थे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। वेरी गुड, प्लेन मिरर में भी बना देता हूं मैं सिमिलरली। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दो बातें बच्चों पढ़ी थी। पहली बात क्या थी? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरी बात ये थी कि जो इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन या को प्लेनर होती है। तीनों की तीनों एक ही प्लेन में लाई करती है। तो अब जो आगे हम कंटिन्यूएशन में पढ़ने वाले, तो जिन बच्चों का लेक्चर छूटा है उनकी जिम्मेदारी है कि रिकॉर्डिंग हुई होगी, उस लेक्चर को जरूर देख लें। अगर कोई डाउट आता है तो क्लास से आधा घंटे पहले आ जाएं 4 बजे और मुझसे डाउट क्लियर कर लें। मैं बैठता हूँ यहाँ पे अगर नहीं मिल रहा हूँ तो आप किसी से पूछ सकते हैं मैं कहाँ मिलूंगा, ठीक? तो मैं कुल मिला के 4 बजे आ जाऊंगा हर हालत में, अगर मैं बाहर भी हूँ। आप अपने डाउट पूछने के लिए, क्योंकि क्लास के बीच में हो सकता है आपको पास टाइम कम हो, 6:15 6:30 पे छूटेगी, 10 मिनट बाद केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी। इट्स बेटर टू आस्क योर डाउट बिफोर योर क्लास, ठीक है? चलिए, तो ये बात नए बच्चे समझ गए, इतनी बातें तो पता ही थी। कह रहे हो ये क्या बता रही है, तो बचपन में पढ़ लिया था हमने। चलिए, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इसी जो कहानी कल हम लोगों ने डेविएशन तक कवर किया था लास्ट लेक्चर में। तो आज हेडिंग लगाओ रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे कितना रोटेट होती है, और जितनी बात मैंने अभी तक बताई बच्चों उसी कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। इसमें दो केसेस हैं। पहला केस मेरे साथ लिख सकते हैं आप, व्हेन इंसिडेंट रे, when incident ray is rotated, when incident ray is rotated by an angle theta, keeping the mirror fixed, keeping the mirror fixed, keeping the mirror fixed, then reflected ray gets rotated by theta in opposite direction, in opposite direction. तो इस केस में ये कह रहे हैं कि अगर हम इंसिडेंट रे को रोटेट करें, अगर हम बच्चों इंसिडेंट रे को रोटेट करें और मिरर को बिल्कुल भी फिक्स रहने दें, ध्यान से देखना। मान लीजिए ये बच्चों हमारे पास एक मिरर है और यहां पर हमारे पास दिस इज द नॉर्मल, ये हमारे पास एक इंसिडेंट रे है, ओल्ड इंसिडेंट रे, और ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे।
अगर ये वाला एंगल बच्चों आई है तो हमें पता है कि ये वाला जो एंगल होगा ये भी आई के ही बराबर होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होते हैं, हाँ या ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं मिरर को फिक्स रखते हुए इस रे को किसी भी एक डायरेक्शन में रोटेट कर दे रहा हूं। सपोज दैट वी आर रोटेटिंग दिस रे इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो मान लेते हैं कि हमने जो रे रोटेट करी वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो जो न्यू वाली लाइट रे है वो ये है, एंड वी रोटेटेड इट बाई एन एंगल थीटा। तो जैसे हमने इसको थीटा रोटेट किया, तो मुझे ये बताओ कि ये नॉर्मल से कितना एंगल हो गया बच्चों, नॉर्मल से। तो ये वाला एंगल नॉर्मल से हो गया आई प्लस थीटा। तो जो आई की वैल्यू है, आई की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, आई प्लस थीटा हो गई। और तुम तो जानते हो कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई प्लस थीटा है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, आई प्लस थीटा। बट अभी वो कितना है, आई। तो क्या हो जाएगा, आई प्लस थीटा होने के इस रे को कहां जाना पड़ेगा, थीटा इधर, बताइए बेटा। तो ये लाइट रे अगर थीटा इधर जाएगी, ये ओल्ड रिफ्लेक्टेड रे है, ये न्यू रिफ्लेक्टेड रे है, और ये न्यू इंसिडेंट रे। तो तुम देख सकते हो इसे आई प्लस थीटा है, और इसे आई प्लस थीटा बनाने के लिए जो हमारी रिफ्लेक्टेड रे है वो भी थीटा एंगल रोटेट करेगी। लेकिन एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि इसका रोटेशन किस सेंस में कराया है, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका रोटेशन किस सेंस में हुआ है, क्लॉकवाइज। तो जो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन है वो इंसिडेंट रे के रोटेशन के इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा। थीटा को डिफरेंशिएट करते हैं तो जानते हो क्या आता है, ओमेगा, सुना है। ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा क्या है यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा, ओमेगा को और डिफरेंशिएट कर दे तो क्या आता है, अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन होता है। तो अगर मैं दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दूंगा तो रिफ्लेक्टेड रे की अगर मैं ऐसे डिफरेंशिएट कर दूं तो डी थीटा बाई डी टी फॉर रिफ्लेक्टेड रे माइनस टाइम्स डी थीटा इंसिडेंट बाई डी टी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज नेगेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट। तो ये हमारा रिलेशन हो जाएगा, ये एंगल में रिलेशन है। और एक बार और डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा। अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज माइनस टाइम्स अल्फा ऑफ इन, माइनस साइन बस ऑपोजिट डायरेक्शन बता रहा है। तो वही बात मैंने बच्चों लिखी है कि यदि मिरर को फिक्स रखते हुए, प्लीज नोट डाउन कि मिरर यहां पर फिक्स्ड है ना, तो मिरर को फिक्स रखते हुए अगर इंसिडेंट रे को रोटेट करते हो तो रिफ्लेक्टेड रे, अगर आप इसको बढ़ा रहे हो तो ये भी बढ़ेगा, तो अगर आप इसे एंटी क्लॉकवाइज ले जा रहे हो तो ये क्लॉकवाइज जाएगा। सोचो अगर आप इसको कम करते, थीटा इधर घुमाते, तो ये एंगल क्या हो जाता, आई माइनस थीटा। तो इसे भी क्या होना होता, आई माइनस थीटा, तो ये इधर आ जाता। अगर इसे क्लॉकवाइज घुमाते तो ये, इसलिए मैंने लिखा है कि अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल एंगल रोटेट होती है, ठीक है ना। तो ये रोटेशन का फर्स्ट केस है बच्चों जो आपको याद रखना है, लिख लीजिए फटाक से। ओमेगा है यहाँ पर बच्चों एंगुलर वेलोसिटी,
और अल्फा है यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन। टेड नेक्स्ट केस देखिए, इसमें करते हैं केस 2। अगर मैं कह रहा हूं कि इफ mirror is rotated by an angle theta, keeping the incident ray fixed, अगर मैं मिरर को रोटेट कर रहा हूं इंसिडेंट रे को फिक्स्ड रखते हुए, कीपिंग द इंसिडेंट रे फिक्स्ड, देन reflected ray is rotated by 2 theta in same direction। 2 थीटा से रोटेट होगा सेम डायरेक्शन। मतलब यहां पर हम ये देखेंगे कि अगर आप मिरर को थीटा एंगल रोटेट कराते हो तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से रोटेट होगी। आइए एक एग्जाम डायग्राम बना के समझते हैं इस बात को। सपोज दैट ये हमारे पास बच्चों मिरर की इनिशियल पोजीशन है, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ मिरर, दिस इज द इनिशियल पोजीशन ऑफ मिरर। यहां पर कोई नॉर्मल है हमारे पास और ये इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है बच्चों, ये मान लेते हैं रिफ्लेक्टेड रे है। दिस एंगल इज आई, दिस एंगल इज ऑल्सो आई, ये दोनों सेम एंगल होते हैं ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इस मिरर को थोड़ा सा रोटेट कर दे रहा हूं हल्का सा। बहुत ध्यान समझना, मैं मान लेता हूं कि मैंने मिरर को कुछ न्यू पोजीशन पे रोटेट कर दिया। तो मिरर को जब मैंने हल्का सा रोटेट कर दिया, यहां से देखिए ये रोटेट कर दिया, ये जो ग्रीन कलर का मिरर मैंने बनाया ये न्यू पोजीशन है, दिस इज द न्यू पोजीशन। तो आप देखो इसको मैं थीटा एंगल क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूं, थीटा, मिरर को थीटा क्लॉकवाइज रोटेट किया। अच्छा देखो मिरर के नॉर्मल हमेशा परपेंडिकुलर होता है लाइक दिस। अगर अब मैं मिरर को रोटेट कर रहा हूं तो नॉर्मल भी तो रोटेट होगा, ऐसा तो है नहीं कि नॉर्मल वही बना रहेगा, है ना। तो जैसे आप ये आप देख रहे हैं नॉर्मल, ये व्हाइट कलर के मिरर के परपेंडिकुलर था, तो जैसे आपने इस मिरर को रोटेट किया हल्का सा तो नॉर्मल भी रोटेट होगा। यानी अब जो नॉर्मल की न्यू पोजीशन होगी वो इस मिरर के परपेंडिकुलर होगी, इट इज एन डैश मानते हैं। बहुत ध्यान समझना, मल्टीपल रे होंगी, डायग्राम मिक्स हो जाएगा। तो क्या ये जो नॉर्मल है ये भी थीटा एंगल रोटेट हुआ, बट इस रे को फिक्स कर दिया मैंने, मैं इंसिडेंट रे को मूव नहीं करा रहा। तो तुम ये देखो कि नॉर्मल और आई, ये रे के बीच का एंगल आई है। अभी मिरर रोटेट करने से नॉर्मल थीटा इधर हो गया, तो अभी मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा, आई फाइनल कितना होगा, आई प्लस थीटा होगा या नहीं। अच्छा एक भी बात और समझो,
ये जो ओल्ड वाली रिफ्लेक्टेड रे है, जो यहां से आई एंगल बना रही थी, अगर मिरर का नॉर्मल यहां आ जाएगा तो इधर कितना बचेगा, आई माइनस थीटा बचेगा, और इधर कितना हो गया है, आई प्लस थीटा। लेकिन दोनों एंगल क्या होने चाहिए, सेम, बिकॉज हमने पढ़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल, मस्ट बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर इस तरफ का एंगल आई प्लस थीटा हुआ है तो इधर का एंगल भी आई प्लस थीटा होना चाहिए, जबकि ओल्ड पोजीशन के हिसाब से ये एंगल कितना बचा है, आई माइनस थीटा। तो आई माइनस थीटा में कितना जोड़ दें कि आई प्लस थीटा हो जाए, 2 थीटा ऐड करेंगे ना, आई माइनस थीटा में जब 2 थीटा ऐड करेंगे तब आई प्लस थीटा होगा। इट मींस ये रे हमारी कितना रोटेट होगी, थीटा की 2 थीटा। ये लाइट रे बेटा हमारी ये 2 थीटा रोटेट होगी, और तब जाकर ये आई माइनस थीटा में जब 2 थीटा ऐड होगा तब जाके आई प्लस थीटा होगा। वैसे तो ये आपको याद ही रखना है, पर मैं आपको समझा रहा हूं। तो यहां हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्टेड रे जो रोटेट होती है वो इंसिडेंट रे का डबल रोटेट, सॉरी, मिरर का डबल रोटेट होती है इन सेम डायरेक्शन। तो हम यहां नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे, इस बात का ध्यान रखना है, नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगी, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे इज 2 टाइम्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिरर। और एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो सेम फॉर्मूला हम अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन में भी लगा सकते हैं। तो वो बात मैंने लैंग्वेज में ऑलरेडी लिख दी है, आप इसको बना लीजिए फटाक से, फिर हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं सिंपल से। तो इसको हम दोनों बातों को एक लाइन में याद कर सकते हैं। कैसे याद करेंगे, इंसिडेंट रे की वजह से रिफ्लेक्टेड रे सेम रोटेशन करती है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, और मिरर की वजह से डबल रोटेशन होता है इन सेम डायरेक्शन। जब इंसिडेंट रे रोटेट होती है तो रिफ्लेक्टेड रे उतना ही रोटेट होती है अपोजिट डायरेक्शन में, और जब मिरर रोटेट होता है तो रिफ्लेक्टेड रे डबल रोटेट होती है सेम डायरेक्शन में। जब तक ऑप्टिक्स चल रही है कि स्केल डाल लो बैग में, अगर रे सीधी नहीं बन रही है तो, और बन रही है तो अच्छी बात है। इनिशियल पोजीशन है ये ग्रीन वाली, फाइनल पोजीशन, और ये हमने थीटा को इधर से बना दो। नोटेड, चलिए क्वेश्चन करिए। एक कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ये मिरर फिक्स्ड है, छोटे छोटे एग्जांपल है बहुत ही सरल से।
ये इंसिडेंट रे है, इसको हम 10 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, तो हमें रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन बताना है। इस टाइम हमने इसको फिक्स किया, इसको 2 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। और थर्ड केस है जिसमें हम इसको 4 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं और इसको 3 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो हमें दोनों केस में रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन कितना होगा बताना है। व्हाट विल बी द रोटेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। मैं बताऊं कि आप ट्राई करना चाहोगे? पहले चाहोगे? चलो करो। पहले दो तो सिंपल फॉर्मूले हैं, तीसरे में थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है बस। हल्का सा दिमाग लगाना। तो फर्स्ट वाले में मिरर फिक्स्ड है, इंसिडेंट रे को 10 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है, तो इंसिडेंट रे के रिवर्स होता है बेटा, बताओ। तो 10 डिग्री क्लॉकवाइज का उल्टा क्या हो जाएगा? 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। -10 नहीं लिखा जाता है ना, माइनस साइन डायरेक्शन को अपोजिट करने का की बात कर रहा है। और यहां पर देखो, यहां पर मिरर रोटेट हो रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे मिरर का 2 गुना रोटेट होगी। तो अगर मिरर को 2 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया है तो सेम डायरेक्शन में रोटेट होगी, बट मिरर की वजह से डबल रोटेशन होता है। तो कितना रोटेट होगी बेटा? 4 डिग्री क्लॉकवाइज। बताओ कोई परेशानी? अब मुझे इसका बताओ क्या कहानी है इसकी। लेट्स सी। अब देखो, इसमें सिंपल बात आपको समझनी है, रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन समझना है। इंसिडेंट रे की वजह से उल्टा जाएगा और मिरर की वजह से डबल जाएगा, यही तो हो जाएगा। दोनों सुपर इंपोज कर देने हैं। इंसिडेंट रे कह रही कि मेरा उल्टा रोटेशन हो जाएगा और मिरर कह रहा है मेरा डबल हो जाएगा। बहुत ध्यान समझना, नेगेटिव का मतलब समझना क्या है। नेगेटिव का मतलब है इंसिडेंट रे जितना रोटेट हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो बहुत ध्यान समझना मेरी बातों को। ये इंसिडेंट रे कितना हो रही है? 4 डिग्री क्लॉकवाइज। तो उसका नेगेटिव करो तो क्या हो जाएगा? 4 डिग्री एंटी। -4 नहीं लिखना है आप, ओके। तो ये हो जाएगा 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। किसकी वजह से? ड्यू टू इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे बना दिया करो तो कभी गड़बड़ ना हो, ठीक। मिरर किधर रोटेट हो रहा है? 3 डिग्री क्लॉकवाइज। मिरर की वजह से रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन कितना होता है? उतना ही की डबल, अपोजिट डायरेक्शन की सेम डायरेक्शन। तो 3 का डबल कितना? किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज, 6 डिग्री क्लॉकवाइज। ये दोनों डायरेक्शन सेम है कि अपोजिट है? जोड़ोगे कि घटाओगे? घट जाएगा ना। मैं इस पेन को 6 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाऊं और 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाऊं तो नेट में तो 2 डिग्री बचेगा ना। तो ये इसका आंसर आएगा 2 डिग्री क्लॉकवाइज। समझ में आ रही बात? 10 डिग्री मत कर देना कि 4+, ये डायरेक्शन के साथ लिखें, ओके। तो इस नेगेटिव का मतलब समझना बेटा। नेगेटिव का मतलब है इंसिडेंट, या तो आप ना लिखो इसको इक्वेशन में, इंसिडेंट रे की वजह से अपोजिट रोटेशन होगा, जितना है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और मिरर की वजह से डबल हो जाएगा, ठीक है। समझ गए सभी लोग? कोई डाउट हो तो बताना मुझे। चलिए फटाफट करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को।
चलिए, मिरर को हमने बेटा 4 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट किया और इंसिडेंट रे को 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज किया। तो रिफ्लेक्टेड रे का रोटेशन क्या होगा? ऑप्शंस आर 10 डिग्री क्लॉकवाइज, 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 2 डिग्री क्लॉकवाइज, 6 डिग्री क्लॉकवाइज। पहला करेक्ट है, लॉक कर दिया जाए? कह रहे हो तो माने ले रहे हैं फिर, है ना? कैसे सोचेंगे बेटा रिफ्लेक्टेड रे को? कैसे सोचोगे? एक एक करके सोचेंगे। इंसिडेंट रे को किधर किया है? 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब मुझे बताओ, तसल्ली से बताओ, इंसिडेंट रे के कारण रोटेशन क्या होता था? सेम की डबल? सेम की डबल? सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन? तो 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का अपोजिट कर दो, 2 डिग्री क्लॉकवाइज। तो लिख दो 2 डिग्री क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का एरो बना दो वैसे। मिरर को घुमाया 4 डिग्री क्लॉकवाइज, 4 डिग्री क्लॉकवाइज। मिरर के कारण रोटेशन सेम की डबल? डबल। सेम डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन? सेम डायरेक्शन। कौन सा सेंस है? क्लॉकवाइज। तो हम क्या लिखेंगे? क्लॉकवाइज। 4 की 8, 8 डिग्री है क्लॉकवाइज। कोई परेशानी? कितना आंसर आएगा? 10 डिग्री क्लॉकवाइज। गुड, तो आंसर इज 10 डिग्री क्लॉक। ओके, देख लो। ये वाला देखो, इसमें ये तो मैंने फॉर्मूला लिख दिया है बस को। आप फॉर्मूला ना लिखना चाहे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप फॉर्मूले में दिमाग ना लगाएं। आप देखिए इंसिडेंट रे 4 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो इंसिडेंट रे के कारण सेम रोटेशन होता है रिफ्लेक्टेड रे का। मैं लिखवाए ना अभी 2 पॉइंट, तुमने देखे ना? तो सेम रोटेशन बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये है 4 डिग्री क्लॉकवाइज, तो उसकी वजह से 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। मिरर क्या है? 3 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है। तो जब मिरर रोटेट होता है तो वो रे को डबल रोटेट कर देता है इन द सेम डायरेक्शन। तो 3 का डबल कितना? 6 इन द सेम डायरेक्शन क्लॉकवाइज। तो 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 6 डिग्री क्लॉकवाइज, तो अपोजिट डायरेक्शन है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंगल। तो 6 - 4 2 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा। समझ गए? ठीक, बढ़ा जाए आगे। हटा दूं मैं इसको? कोई लिख तो नहीं रहा? तो वो बोलते रहना आंसर, उससे मुझे पता चलेगा ना कि तुम लोग कितने नालायक हो, कम नालायक हो कि ज्यादा। तो मुझे फिर पता चलेगा रुकना है, चलना है, स्पीड बढ़ानी घटानी सब। धीरे धीरे भी तो गाड़ी चलाना स्टार्ट किया, गियर बॉक्स और एक्सीलेटर सब समझ रहा हूँ ना मैं, कितना तेज भगानी है गाड़ी, है ना? हर तरह के गियर हैं। चलिए इस एक आंसर करेंगे फटाफट फिर मैं थोड़ा सा क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल बढ़ाऊंगा। इसका एंगुलर वेलोसिटी है इंसिडेंट रे का 2 रेडियन पर सेकेंड, और इसका भी एंटी क्लॉकवाइज है मिरर का 1 रेडियन पर सेकेंड। फाइंड आउट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। टेक योर टाइम। आई थिंक यू आर रॉन्ग। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा, 2 में एक ही आंसर होगा। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, क्या है आंसर? महासेना। क्या है आंसर? क्यों? चक्कर? जो 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 व्रत तो नहीं हो आज? स्टूडेंट को बहुत ज्यादा व्रत रहने की जरूरत नहीं है। भोजन से, भोजन जो परम सुख है इस संसार में,
भोजन उनमें से एक है। या ये मान लो मैं ये अपने विचार रख रहा हूं। तुम लोग फास्ट रहते हो? अरे यार, महात्मा टाइप लोग। मैं आज तक रह ही नहीं पाया। एक बार मैं जन्माष्टमी में रहा था, बहुत कोशिश की, 4 बजे तक रह पाया। तो 4 बजे मैंने चुपचाप, खीर माता जी ने बनाई थी तो 2-3 कटोरी, चूंकि भूख ज्यादा थी, 2-3 कटोरी खा ली तो खीर का जो लेवल था कंटेनर में वो नीचे चला गया। तो माता जी ने पकड़ लिया, बोले जब रहा नहीं जाता तो कह रहे थे। तो फिर बाद में मैंने, देखो टीचर व्यक्ति है, कोई ना कोई कॉन्सेप्ट निकाल ही लेता है। मुझसे कुछ लोगों ने कहा व्रत नहीं रहते हो, रहना चाहिए। तो मैंने कहा असली पर्पस तो भगवान को याद करने का ही है ना, दिल से याद करना चाहिए। अब मान लो, 2 एग्जाम्पल लो, मैं भूखा बैठा हूँ, ईश्वर के सामने बैठा हूँ, उनकी पूजा कर रहा हूँ, मेरा ध्यान कहाँ? पेट पे। हाय भूख, हाय भूख, भोग चढ़ा रहा हूँ, भगवान को मन कर रहा है खुद खा जाऊं। तो जो पूजा है उसमें श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं। लेकिन यदि मैं अंदर तक, यहां तक भरा हुआ हूं, लबालब तृप्त है आत्मा, अब जो मैं भगवान को भोग चढ़ा रहा हूं उसमें मेरी कोई श्रद्धा नहीं, मैं चाह रहा हूं भगवान तू ही खा ले, मैं तो भरा हुआ हूं। तो उस वक्त क्या है, आपका ध्यान भूख पे नहीं होगा, आपका ध्यान पूरा किस पे होगा? भगवान पे। तो कम्युनिकेशन अच्छा स्टैब्लिश होगा। तो ये क्या है ना, कि मैं व्रत नहीं रहता तो मुझे बुरा ना लगे, तो ये थ्योरी मैंने डेवलप कर ली है। तो जहां मुझसे कोई कहता कि नहीं रहते हो पुजारी टाइप लोग, तो मैं ये थ्योरी समझा देता हूँ। हालांकि कुछ लोग पलट के दूसरी थ्योरी भी मार देते हैं, लेकिन बस मैंने तुम्हें एग्जाम्पल बताया। व्हाट इज द आंसर? आंसर क्या है भैया? तो व्रत रह लो, रह सकते हो तो रहो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे मुझे कोई आपत्ति नहीं। 0 है क्या? देखो कैसे आएगा। रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगुलर वेलोसिटी है, इंसिडेंट रे एंटी क्लॉकवाइज जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज के वजह इसका सेम रोटेशन होगा क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज तो 2 रेडियन पर सेकेंड, किस सेंस में क्लॉकवाइज, प्लस मिरर 1 रेडियन एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 रेडियन एंटी क्लॉकवाइज का 1 का डबल डबल, 2 रेडियन पर सेकेंड। किस सेंस में? सेम सेंस में। तो 2 रेडियन रेडियन पर सेकेंड क्लॉकवाइज और 2 रेडियन एंटी क्लॉकवाइज। इसको मैं थीटा इधर घुमाऊं और थीटा इधर घुमाऊं तो ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा कि नहीं? बताओ रोटेशन कितना हो जाएगा? 0। एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी। समझ पा रहे हैं? तो इस पूरी कहानी को एक लाइन में याद किया जा सकता है कि रिफ्लेक्टेड रे इंसिडेंट रे की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में सेम रोटेशन करती है, और मिरर की वजह से सेम डायरेक्शन में डबल। एक लाइन में पूरी कहानी याद कर सकते। तो जैसा कि मैंने कहा था कि डिफिकल्टी लेवल थोड़ा बढ़ाऊंगा, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? अब मैं 2 मिरर लगाने वाला हूं, देखते हैं इसमें कितना है दम। एक लाइट रे इस पे पड़ रही बेटा, रिफ्लेक्ट होके इस पे पड़ रही बेटा, फिर रिफ्लेक्ट होके इस पे जा रही। 2 मिरर लगा दिए मैंने इस बार खुशी के मारे। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस लाइट रे को 2 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, इसको 4 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं, इस मिरर को 3 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। तो मुझे ये फाइनल रे कितना रोटेट हो जाएगी ये मुझे बताना है। फाइंड आउट रोटेशन ऑफ फाइनल रे। फाइनल रे कितना रोटेट हो जाएगी ये हमें बता दो आप, ज्यादा कुछ ना बताओ। हाँ, एक बच्चे ने मैं लिखता चल रहा हूं, 6 डिग्री क्लॉकवाइज एक बच्चे ने बताया है भाई। आपको मिलेंगे पूरे 1 मिनट। हाँ, 12 डिग्री क्लॉकवाइज। दूसरे बच्चे ने बताया है 12 डिग्री क्लॉकवाइज में 2 वोट हो गए हैं भाई, 12 डिग्री क्लॉकवाइज में 5 वोट हो गए हैं, 12।
2 वोट और बढ़ गए हैं। अब इतने वोट जब एक को मिल जाते हैं तो बाकी लोग उसी को वोट दे देते हैं। भैया अपना अपना करना है। 12 डिग्री। मैं भी सोच लूं थोड़ा मन में कितना है कर। हाँ, दोनों ही गलत लग रहे हैं यार। हाँ, मुझे भी लग रहा है 0 आएगा। ये उम्मीद ना थी सांभा तुमसे मुझे। हैं? अरे ओ सांभा, इतना आंसर आएगा रे? 6 की 12। 0। हाँ यार 0, अभी मैंने मन में सॉल्व किया तो मेरा 0 आ रहा है। अभी बोर्ड पे सॉल्व करूंगा, हो सकता है बदल जाए। तूने पहले बता दिया था 0, तो तुमने उसके चक्कर में आंसर ये ना करना कभी। अच्छा, 0 आएगा। देखा, लोग अपना वोट विथड्रॉ कर रहे हैं और ये वोट जो है नए कैंडिडेट 0 की तरफ जा रहे हैं। 3-4 वोट मिल चुके हैं। चलिए आइए देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करना है। पहले फर्स्ट मिरर, इस रे को मैं नंबर 1 कह दे रहा हूं। नंबर 1 इंटरमीडिएट रे है। ये वाली इंसिडेंट रे है, ये मिरर है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। रिफ्लेक्टेड रे, तो इसका रोटेशन पहले चाहिए मुझे, पहले इसका। आइए करते हैं, कितना होगा। इंसिडेंट रे हमारी 2 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, तो 2 डिग्री क्लॉकवाइज के कारण 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। रिवर्स कर दीजिए आप इसको। और मिरर रोटेट हो रहा है 4 डिग्री क्लॉकवाइज। मिरर का कर दीजिए डबल। 4 का डबल कितना? 8 डिग्री क्लॉकवाइज। बताइए भैया, 8 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा क्या? तो 8 क्लॉकवाइज, 2 एंटी क्लॉकवाइज, कितना आएगा? 6 डिग्री क्लॉकवाइज। किस किस रे का रोटेशन है ये? इस वाली रे का 6 डिग्री क्लॉकवाइज। मुझे बताओ ये वाली जो रे है, ये इस मिरर के लिए कौन सी रे है? इंसिडेंट रे है। तो जो फाइनल रे रोटेट होगी, इंसिडेंट रे 6 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है। 6 डिग्री क्लॉकवाइज का उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर क्लॉकवाइज है तो ये इंसिडेंट रे हुई ना, और इंसिडेंट रे का जस्ट अपोजिट होता है ना रोटेशन। तो अब ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है। तो 6 डिग्री क्लॉकवाइज इज द इंसिडेंट रे, तो रिवर्स कर दो, 6 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज कर दो भैया। और 3 मिरर रोटेट हो रहा है 3 डिग्री क्लॉकवाइज, तो 3 डिग्री का डबल कर दो, 6 डिग्री और क्लॉकवाइज। भैया आंसर शून्य आ गया, शून्य। देखा, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाया। आधे लोग यही होता है कि बेसिक्स को जहां उसने मिक्स कर दिया, 2-3 स्टेप बढ़ा दिए, वहीं आप जो है निपट जाते हो। एक और करना चाहोगे? आंसर बताओ मुझे, ऐसे मजा नहीं यार। दम नहीं दिखा रहे हो भाई, दम दिखाओ। दम दिखाओ मुझे। मुझे लगना चाहिए कि हाँ, इन बच्चों को है, आग है इनके अंदर सीखने की। चलो अभी 2 मिरर ही दे रहा हूं, 3 मिरर नहीं दे रहा। तो मेरा बहुत था कि 3 मिरर लगा दूं, लेकिन पहले 2 संभाल लो तुम। ये वाली लाइट रे 1 डिग्री क्लॉकवाइज, इसे 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और इसे 4 डिग्री क्लॉकवाइज। फाइनल रे का रोटेशन बताना है। 0 इसका आंसर। अब लग रहा है चिंगारी निकल रही तुम्हारे आंसर में, चेहरे में कॉन्फिडेंस है। चेहरे में कॉन्फिडेंस है भैया। 13 ले, 13-14 यही प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गई। ये 2 आंसर आ गए, एक तो गलत हो गई होगा। 13 देख लो भैया, तुमने बिना सॉल्व किए बताया है, गलत हो सकता है।
पहले इंटरमीडिएट रहेगा, मन में करूं क्या मैं, तो 4 1 5, 8 5 13, सही है। 13 डिग्री करेक्ट आंसर। तो ये चश्मे वाले पढ़ाकू लोगों का आंसर आ रहा है कि नहीं? ऐसा माना जाता है कि जो लोग चश्मा लगाते हैं वो ज्यादा पढ़ाकू रहे होते हैं, बचपन से बहुत मेहनत की किताबों में, नजर कमजोर हो गई। ऐसी भ्रांतियां हैं हमारे समाज में। आ रहा है 13 डिग्री। किसका किसका 13 आ गया? बाकी लोग चुप काहे बैठे रहे थे? हमको लगा 2 ही 4 लोगों का आया, बताओ। अब अच्छा लग रहा हमको देख के। बताया करो बेटा, बताओगे नहीं तो पता कैसे चलेगा कि बेटा कितनी दम, तो कितनी बार बता चुके तुम लोग। गलत बात है। अच्छी क्लास की सबसे पहली निशानी है बेटर कम्युनिकेशन विद टीचर एंड स्टूडेंट। आइए देखिए, चलिए भैया, तो सबसे पहले मैं इस इंटरमीडिएट रे की बात करता हूं। तो व्हाट इज द डेविएशन ऑफ इंटरमीडिएट रे? तो देखो, इंटरमीडिएट रे का डेविएशन हो जाएगा इंसिडेंट रे 1 डिग्री क्लॉकवाइज, तो इंसिडेंट रे का उल्टा करो, 1 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, प्लस 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज का डबल करो तो 4 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो बीच वाली जो रे है वो 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उसका रोटेशन हो जाएगा। अब अगर बेटा हम फाइनल, अब देखो ये जो है, ये वाली रे, ये इंसिडेंट रे हो गई, किसके लिए? मिरर के लिए। तो फाइनल रे का जो रोटेशन होगा वो इंसिडेंट रे का एंटी क्लॉकवाइज 5 डिग्री है, उसका रिवर्स करना होता है, तो 5 डिग्री क्लॉकवाइज, प्लस ये मिरर है 4 डिग्री क्लॉकवाइज, 4 डिग्री, इसका डबल करो तो 8 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 8 5 13, दोनों सेम सेंस में ना, 13 डिग्री क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर। ठीक भैया, डन, लॉक कर दिया जाए? कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। एक लास्ट क्वेश्चन करो, फिर एक तुम्हें एडवांस लेवल प्रॉब्लम देते हैं रोटेशन की, ठीक? रोगे तो नहीं? रोना नहीं है। कठिन चीजें सीखेंगे तभी तो आगे नेता बनेंगे। जो इंजीनियर बनना कि नेता कह दो कह दो सर हम तो इंजीनियर। अरे भाई, पहले इंजीनियर बनोगे, फिर बहुत बड़े इंजीनियर बनोगे, फेमस हो जाओगे, फिर तुम्हें एजुकेशन मिनिस्टर हो सकता बना दिया जाए, तो अल्टीमेटली इतने अच्छे इंजीनियर हो तो मतलब हो सकता है देश की कमान दे दी जाए तुम्हें। तो देख रहे हो, आईआईटी में जाने के बाद लोग मुख्यमंत्री आसानी से बन जाते हैं। यहाँ है कोई आईआईटीएन मुख्यमंत्री? केजरीवाल नहीं याद है तुम लोग को? श्री 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 अरविंद केजरीवाल सर, हैं? चलिए, तो बात करते हैं एक सवाल, 3 मिरर का एक सवाल। अब की बार मैं टाइमर देखूंगा कि करेक्ट आंसर भी चाहिए और कम टाइम में चाहिए। करेक्ट आंसर भी मांगता है मेरे को और कम टाइम में चाहिए। इसमें 2 डिग्री क्लॉकवाइज, 1 डिग्री क्लॉकवाइज, ना 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 ना, मजा नहीं आएगा। 4 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 3 डिग्री क्लॉकवाइज, ये 5 डिग्री क्लॉकवाइज। फाइनल रे का रोटेशन चाहिए। इस रे को इंटरमीडिएट रे 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना। पहले ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी, फिर ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड, फिर ये इंसिडेंट, वो रिफ्लेक्टेड। ये हमारा होनहार बच्चा 10 डिग्री क्लॉकवाइज बता रहा है। हाँ, ऐसे ना जल्दबाजी में नहीं बेटा, बता तो 10 सेकंड में ही दिया तुमने यार। यही आ रहा है। थोड़ा समय ज्यादा लग जाए चलेगा, लेकिन आंसर करेक्ट होना चाहिए। 14 क्लॉकवाइज किसका आ रहा है? एक होनहार बच्चा हमारा 14 क्लॉकवाइज बता रहा है भाई। फोर्टी 14 क्लॉकवाइज से भाई 2 वोट आ गए हमारे। ठीक है तबियत एक वोट कम हो गया है।
अपना कैंडिडेट 10 डिग्री ऑलरेडी मैदान में है। कितने लोगों का 10 आ चुका है? आधे, ऑलमोस्ट 60% लोग। 14 कितने लोगों का आ चुका है? ओनली वन कैंडिडेट। ये अकेले लड़ रहे हैं, बोले मैं लीग से हट के चलूंगा और कुछ नया क्रांतिकारी करके दिखाऊंगा मैं। बाकी लोग कह रहे हैं मैं अपनी कॉपी खराब नहीं करूंगा, जब सर आप सॉल्व कर देंगे तो मैं छाप लूंगा। कॉपी खराब करनी है बेटा। 10 डिग्री क्लॉकवाइज, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। क्या मुझे सॉल्व करना चाहिए अब इसको? आइए, तो पहली वाली रे बेटा, फर्स्ट इंटरमीडिएट रे, 2 डिग्री क्लॉकवाइज के बदले 2 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। भैया क्लॉकवाइज का उल्टा एंटी क्लॉकवाइज। 4 डिग्री क्लॉकवाइज का डबल 8 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये 6 डिग्री क्लॉकवाइज आ गया। ये कौन मशीन चला रहे हो, ये इरिटेट कर देते हैं भैया। मशीन ना चलाओ मुन्ना, तो कहीं और काम कर लो। क्या ये मैच कर रहा है? देखना मेरा गलत ना हो जाए, कहीं बचाना मुझे। तो ये 6 डिग्री क्लॉकवाइज है। अब ये इंसिडेंट रे हो जाएगी। इसके लिए तो इंसिडेंट रे का जो भी रोटेशन होता है उसका रिवर्स हो जाता है। तो जो सेकेंड वाली रे है वो 6 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज बेटा, बोलो। और ये 3 डिग्री क्लॉकवाइज। हाँ, तो 6 डिग्री क्लॉकवाइज। अरे वाह, ये तो जीरो आ गया। तो इस वाले का तो जीरो हो गया। कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। तो ये फाइनल रे है, फाइनल। तो थीटा फाइनल क्या है? इसका तो जीरो है, तो जीरो तो इसकी वजह से कुछ नहीं आएगा। और मिरर 5 डिग्री क्लॉकवाइज है, तो मिरर का डबल हो जाएगा 10 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 10 डिग्री क्लॉकवाइज इज द करेक्ट आंसर। तो क्या तुम्हें लगता नहीं कि बस कंसेप्ट पकड़ने की जरूरत है? चाहे 10 मिनट लगा दो, क्या फर्क पड़ता है? ठीक। अब देखिए, समझिए एडवांस वाले सवाल कैसे बनाते हैं। 11वीं क्लास का थोड़ा सा कंसेप्ट मिलाएंगे, ठीक है, 12वीं क्लास का थोड़ा सा कंसेप्ट मिलाएंगे, शिकंजी बनाएंगे, तुम्हें पिला देंगे। अब अगर तुम पहचान पाओ तो पहचान दो। तो क्या तुम शिकंजी पीने के लिए रेडी हो? कोई कॉपी करना चाहता तो कर ले, 10 सेकंड का समय है। तो मैं अब आपको प्यारा सवाल देता हूं, जिस तरह क्वेश्चन एडवांस वाले क्या पूछना पसंद करते हैं रोटेशन। ये मेंस वालों का स्टाइल है, वो सीधे एक कंसेप्ट पे एक सवाल पूछते हैं। और आजकल तो आधे कंसेप्ट पे पूछ ले रहे हैं, कुछ ज्यादा ही सरल पेपर बना रहे हैं। तो इसलिए पिछले 3 साल के जेई मेन के पेपर देख करके अपने आप को जज मत करना। पिछले 3 साल के जेई मेन के पेपर अब तक के 50 साल के इतिहास में सबसे सरल पेपर आए। तो ये मत समझना कि जेई का ये स्टैंडर्ड नहीं है। क्योंकि जब जितना सरल पेपर आया उतना हाई स्कोर जा रहा है। ओके, उतना ज्यादा नंबर भी तो लाने पड़ेंगे। तो इसलिए अगर देखना है तो 2019 के पहले के पेपर देखिएगा, वो स्टैंडर्ड है जेई का। और कब कठिन आ जाए पेपर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आजकल बच्चे जजमेंट का पेपर देखते हैं, पीवाईक्यू पिछले साल का पेपर देख लेते हैं, अरे सर बहुत ही सरल पेपर आ रहा है, मैं तो इससे 4 गुना बड़े लेवल के क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे सिवा कोई है नहीं इस दुनिया में। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं। 2019 के पहले का देखना, कब कठिन आ जाए जे वाले, कब पलटी मार जाए, कोई भरोसा नहीं है। बहुत ही नालायक किस्म के लोग हैं, भरोसा नहीं कर सकते उन पे आप बिल्कुल भी। आइए, तो और अगर कभी ओवर कॉन्फिडेंस आए भी तो एडवांस का तुम किसी भी साल का पेपर देख लेना, तुम्हें वहां तक तैयारी करनी है ना, एडवांस का देखना। तो तुम्हें लगेगा कि नहीं ज्यादा पढ़ लिया है कि और पढ़ने की जरूरत है ना। आओ। तो आइए, एक बहुत ही सुंदर लहराता हुआ तड़कता भड़कता सवाल। ये बेटा एक मिरर है, ये बोला मैं मिरर हूं। यहां मान लो तुमने पढ़ाई वढ़ाई नहीं करी है, तो तुम्हारी एक गार्ड की ड्यूटी लगाई गई है, तुम एक टॉर्च लेके बैठे हो यहाँ, और तुम्हारा काम है मिरर पे बस टॉर्च लगा के रोशनी डालना है ना। अगर पढ़ाई करोगे तो तुम्हारा काम नहीं है, फिर कोई और करेगा यार। और यहां एक वॉल है, फिक्स्ड वॉल, ये एक फिक्स्ड वॉल है। ये टॉर्च से जो रोशनी पड़ रही है, लाइट बीम पड़ रही है, वो किसी फिक्स्ड पॉइंट पे पड़ रही है और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे जा रही। जिससे इस दीवार पे एक लाइट स्पॉट बन रहा है, मैं एस कह देता हूं स्पॉट को।
और जिस पॉइंट पे लाइट पड़ रही है उस पॉइंट से वॉल की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस डी है, इट इज फिक्स डिस्टेंस डी। और टॉर्च जो है वो एकदम फिक्स्ड है अपनी पोजीशन पे, ये बिल्कुल मूव नहीं कर रही, ये डी फिक्स्ड है। और इस मिरर को हम ओमेगा से रोटेट करा रहे हैं। मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, गिवन। और किसी टाइम इंस्टेंट पे ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बन रहा है, मिरर से नहीं, नॉट विद द मिरर तो रोटेट हो रहा है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से, हॉरिजॉन्टल लाइन एच लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल बन रहा है वो थीटा है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद हॉरिजॉन्टल इज थीटा। तो अगर हम इसे ओमेगा से रोटेट कराएं, अगर मिरर को हम ओमेगा से रोटेट कराएं, तो हमें बताना है फाइंड आउट स्पीड ऑफ लाइट स्पॉट ऑन द वॉल एज ए फंक्शन ऑफ डी कॉमा थीटा कॉमा ओमेगा। और आपको मैं पूरे 3 मिनट दूंगा सोचने के, 2 से 3 मिनट आप करिए इस क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल प्रॉब्लम है, आईटी एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस आ चुके हैं, और इसमें क्लास 11th के थोड़े सर्कुलर मोशन के कंसेप्ट यूज होंगे और लाइट रहेगा। तो हम हर कंसेप्ट पे अगर अच्छा सवाल बन सकता है तो हम जरूर करेंगे, क्लास में ही करेंगे। और डरना घबराना नहीं है, सवाल हर लेवल के कराए जाएंगे। टफ क्वेश्चन है तो उसे सीखना है, भले आप उसको ट्राई करेंगे नहीं कर पाएंगे, बट मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। क्योंकि आपको हर लेवल के क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ ऐसा नहीं करना है कि आपको अच्छा फील कराने के लिए मैं सिर्फ सरल बातें करूंगी आपको, अच्छा वो सब नहीं होगा। बातें हर लेवल की होंगी, सरल भी और कठिन भी। और डरना नहीं है, डर के आगे जीत है। थोड़ा हिंट दे देता हूं, कहो तो हिंट दूं क्या, कि प्रयास करोगे? पहले 1 मिनट बिना हिंट के प्रयास कर लो, शायद कुछ आ जाए। फिर 1 मिनट हिंट देने के बाद ट्राई करना। फिर भी मैं थोड़ी हिंट दे देता हूं, मेरा मन कर रहा है। देखो यहां ये लाइट स्पॉट जब पड़ेगा, तुम ये बात समझ रहे हो कि जब मिरर ऐसे रोटेट होगा तो ये रिफ्लेक्टेड लाइट ऐसे रोटेट होगी। तुम सोचो ये रिफ्लेक्टेड लाइट पहले यहां जा रही, फिर रोटेट होगी तो यहां जाएगी, फिर यहां जाएगी, ये ऐसे रोटेट होगी ना। तो जब ये लाइट यहां पड़ेगी थोड़ी देर बाद यहां जाएगी, तो ये स्पॉट नीचे आता जा रहा होगा कि नहीं आता जा रहा? अरे बताओ। ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट, जब मिरर घूमेगा तो मिरर के घूमने से ये लाइट रे घूमेगी कि नहीं घूमेगी? तो पहले लाइट यहां पड़ रही थी, फिर थोड़ी देर लाइट यहां पड़ेगी, फिर यहां पड़ेगी, फिर ये जो लाइट का स्पॉट पड़ रहा होगा, ब्राइट स्पॉट, ये स्पॉट नीचे आता चला जाएगा। तो तुम ध्यान से देखो कि अगर मैं ये फिक्स्ड लाइन ले लूं और इसकी यहां से यहां डिस्टेंस को y मान लूं, तो y घट रहा होगा, तो जो dy/dt होगा, dy/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन कह सकते हो, वही तो वेलोसिटी होगा। तो अगर तुम y का रेट ऑफ चेंज निकाल लो, dy/dt, अरे v बराबर dx/dt पढ़ा ना सबने, या मोशन y के अलोंग हो रहा है, तो जो स्पीड ऑफ स्पॉट होगा, जो लाइट स्पॉट की स्पीड होगी बेटा, वो dy/dt होगा। बस फर्क इतना है कि बच्चों y घट रहा है, जब कोई चीज घट रहा होता है तो उसका डेरिवेटिव नेगेटिव होता है, तो हमें इसको पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस dy/dt लिखना पड़ेगा, बिकॉज y इज डिक्रीजिंग विद टाइम, समय के साथ कम हो रही बच्चों। तो जो चीजें समय के साथ घटती हैं उनका स्लोप नेगेटिव होता है। अगर आपको याद हो, थोड़ा बहुत काइनामेटिक्स में पढ़ा होगा, ये ग्राफ देखो है, अगर मैं यहाँ पे ये ग्राफ डिक्रीजिंग है कि नहीं, घट रहा है कि नहीं घट रहा है, अगर मैं इस पे टेंजेंट ड्रॉ करूं तो टेंजेंट से स्लोप देखते हैं, देखो ये tan थीटा ऑप्टिव्स एंगल आ रहा है, m बराबर tan थीटा याद आ रहा है सबको, तो tan थीटा देखो ऑप्टिव्स एंगल है, तो यहाँ पे जब थीटा 90 से बड़ा होगा तो tan थीटा नेगेटिव आएगा कि नहीं, तो इसका स्लोप नेगेटिव है, तो डिक्रीजिंग चीजों का स्लोप नेगेटिव होता है। यहां पर y घट रहा है, यानी y अगर घट रहा है तो स्लोप मतलब डिफरेंशिएशन ही तो स्लोप बताता है,
तो इसका जो रेट होगा वो नेगेटिव होगा, dy बाई डी टी नेगेटिव होगा, और हमारी स्पीड पॉजिटिव है। तो अगर हम यहाँ नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे तो राइट साइड में नेगेटिव संख्या लिखी है, लेफ्ट साइड में पॉजिटिव लिखी है, तो गड़बड़ हो जाएगी, मैथमेटिकली इनकरेक्ट हो जाएगी इक्वेशन। अगर मैंने यहाँ एक नेगेटिव साइन लगा दिया तो राइट साइड भी पॉजिटिव हो गई और लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव हो गई। अब करो, ट्राई करो। करो करो, ट्राई करो, ट्राई करो। ऑप्शंस नहीं दूंगा इसमें। हाँ भाई, है कोई मैदानी जंग में? चलो एक हिंट और दे रहा हूं, y को थीटा के फंक्शन में लिख लो और उसे तुम्हें dy बाई डी टी चाहिए, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लो। हम चाह रहे हैं शायद पकड़ लो तुम, तो अच्छा लगेगा, खुद से करोगे तो कभी भूलोगे नहीं, हम बताएंगे तो भूल जाओगे। जब कोई चीज खुद से मेहनत करके अचीव करी जाती तो वो उससे वो रुकती है इंसान के पास, चाहे वो। चलो देखते हैं। एक चीज और समझो, अगर मिरर ओमेगा से घूम रहा है तो ये रे कितने से घूम रही होगी? 2 ओमेगा से। और ये जो थीटा ये चेंज हो रहा होगा, किसकी वजह से चेंज हो रहा होगा थीटा? 2 ओमेगा। तो डी थीटा बाई डी टी क्या होता है? ओमेगा होता है। लेकिन यहाँ डी थीटा बाई डी टी, इस थीटा के चेंज होने का रेट क्या होगा? इस रे की एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज 2 ओमेगा। लेकिन यहां पर भी थीटा घट रहा है, घट रहा है, तो माइनस डी थीटा बाई डी टी विल बी 2। ये दोनों लाइनें समझ में आई? वैसे तो डी थीटा बाई डी टी होता है एंगुलर वेलोसिटी। तो आप ये देखो कि ये जो एंगल चेंज हो रहा है वो इसकी एंगुलर वेलोसिटी की वजह से चेंज हो रहा है ना। मिरर को अगर ओमेगा से घुमा रहे हो और इस रे को फिक्स रखे हो, तो बताओ ये वाली रे डबल से घूमेगी कि नहीं घूमेगी? अभी सीख के आए हम लोग, डबल से घूमती है।
तो ये वाला जो एंगल होगा वो ओमेगा क्या होता है, रेडियन पर सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में कितना एंगल कम हो जाएगा, दैट इज 2 ओमेगा। डी थीटा बाई डी टी तो होता है, तो ओमेगा की जगह 2 ओमेगा लिख देंगे। तो नेगेटिव साइन क्यों लगाया, बिकॉज थीटा इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो रेट नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव लगाने से पॉजिटिव हो जाए। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें डी थीटा बाई डी टी ये है और ये है, किसी तरह तुम्हें वाई और थीटा का रिलेशन लिखना है और नोन पैरामीटर्स होने चाहिए। तो देखो ये वाली डिस्टेंस डी है, ये वाली वाई है, tan थीटा लगा सकते हैं क्या, tan थीटा बताओ क्या है, y बाई डी, बोलो। और y को क्या लिख सकते हैं बताओ, y को क्या लिख सकते हैं, d tan थीटा, बताओ लिख सकते हैं क्या। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दो, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्वेश्चन तो कॉपी कर लिया था ना। तो आइए डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का डिफरेंशिएशन होगा dy बाई डी टी, डी कॉन्स्टेंट है। tan थीटा का डिफरेंशिएशन चेन रूल से करेंगे। जब हम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हो, अगर थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो tan का सीधे सीधे सेक स्क्वायर होता है, लेकिन यहां पर आप थीटा के रिस्पेक्ट में नहीं कर रहे हो, आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो पहले आपको tan का करना पड़ेगा क्या, सेक स्क्वायर, फिर आपको थीटा का भी करना पड़ेगा किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के। तो क्या लिखोगे, डी थीटा बाई डी टी, क्लास 11th काइनेमेटिक्स में सीखा होगा तुमने। याद आ रहा कि मैं इसको एलोबरेट करके सिखाऊं कैसे किया, सिखाऊं क्या, जैसे समझो बेटा, जैसे ऐसे मान लो y बराबर एक्स स्क्वायर है, अगर आपको dy बाई डी एक्स लिखना हो, बहुत ध्यान देना, dy बाई डी एक्स, तब तो आप सीधे 2x लिख, लेकिन अगर आप, क्योंकि x का ही फंक्शन है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, लेकिन अगर आपको dy बाई डी टी लिखना हो, dt, तो आपको t के रिस्पेक्ट में करना है, तो आपको लिखना होगा 2x, x पहले x के रिस्पेक्ट में किया है, फिर x का टाइम के रिस्पेक्ट में dx बाई dt, यानी पहले जो भी फंक्शन है उसके रिस्पेक्ट में कर दो, फिर उस x का भी टाइम के रिस्पेक्ट में करो। और इसे ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इस dx को मैं इधर भेज दे रहा हूं, तो dy बराबर 2x dx, और मैं dt से दोनों तरफ डिवाइड कर दे, को वही चीज आ रही, बताइए। तो अगर मुझे ध्यान समझना, अगर मुझे y बराबर मान लो सेक थीटा है और मुझे डिफरेंस tan थीटा है, बहुत ध्यान देना, tan थीटा है, tan थीटा, और अगर मुझे सिर्फ dy बाई डी थीटा लिखना होता तब तो कोई दिक्कत नहीं, सिंपल सेक स्क्वायर थीटा आता, लेकिन मेरे को dy बाई डी टी चाहिए, तो थीटा डी थीटा उधर भेज दो, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, डी टी से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो वही चीज आएगी जो मैंने लिखी है। एक्चुअली चेन रूल है, मैं आपको दूसरी तरह समझा रहा हूं, जैसे ठीक उसी तरह से, जैसे मान लो अगर आपको करना हो x की पावर 4 का x के रिस्पेक्ट में करना है, तो 4x क्यूब आपने कर दिया सिंपल, लेकिन अगर आपको यह करना हो साइन x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन, तो आप कैसे करते हो, 4 आगे लेते हो, पहले 4 साइन x की क्यूब करते हो, और साइन x का भी करते हो इनटू कॉस x, चेन रूल इसी को तो कहते हो। 11th में मैथ्स में भी तो पढ़ाया गया होगा डिफरेंशिएशन, अरे फिर तो पढ़ चुके हो, तो मुझे लगा सिर्फ फिजिक्स में पढ़े हो, अभी फिर तो पढ़ा दिया गया ना सही सवाल, तो फिर मैं नहीं बताऊं, मुझे लगा कि फिजिक्स में क्या होता है, कई बार थोड़ा थोड़ा कम कम बताया जाता है 11th में, कि जितने की जरूरत उतने, मैथमेटिक्स वाले तो ईरान से तुरंत तक सब बता देते हैं वो, फिर तो मैं क्या ही, मैं फालतू में चुटकुले मार रहा हूं, जब पूरी स्टोरी सुन चुके हो तो मैं आओ। तो समझ गए ना बेटा, कि जब भी आपको, अगर मुझे टाइम के रिस्पेक्ट में करना है tan थीटा का, तो पहले थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे, देन डी थीटा बाई डी टी, ओके। तो ये सब ज्ञान मुझे यहां नहीं लिखना। अब वैल्यू पुट कर दो, डी वाई बाई डी टी की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस वेलोसिटी ऑफ, माइनस उधर भेज देंगे, स्पॉट की वेलोसिटी है ना, ये नेगेटिव इधर भेज देंगे, है ना, ये क्या आ जाएगा, डी सेक स्क्वायर थीटा, और डी थीटा बाई डी टी क्या आ जाएगा, -2 ओमेगा, वी माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आपका आ चुका है। तो ये 2d ओमेगा सेक स्क्वायर थीटा, ये ऐसे अच्छा सवाल बनता है एडवांस लेवल प्रॉब्लम बनाने में। देखिए कितने कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन यूज हो रहा है, थोड़ी सी सर्कुलर मोशन यूज हो रही है, थोड़ी सी लीनियर काइनेमेटिक्स यूज हो रही है,
थोड़ी सी ऑप्टिक्स यूज हो रही है, और मिला करके एडवांस वालों ने तुमको परोस दिया है सवाल कि भैया करो, क्योंकि वो चाहते हैं कि बच्चे ने पूरा सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा है और सभी चैप्टर्स के फंडामेंटल के बारे में वो सोच लेता है ना। बिल्कुल डरना नहीं है, जो भी एडवांस लेवल प्रॉब्लम होते हैं उनमें छोटे छोटे बेसिक्स मिक्स हो जाते हैं, मल्टी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम बेटा आती है वहां पर, है ना। लिख लो फटाक से, और घर पे जाना इस सवाल को रफ कॉपी में खुद से बिना सोल्यूशन देखे दोबारा से करने की कोशिश करना। तो अभी हम लाइट प्लेन मिरर में रोटेशन के कंसेप्ट पे चर्चा कर रहे थे, अब हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और एक नए कॉन्सेप्ट पे चर्चा करेंगे। ओके, चलिए अब हेडिंग डालिए लाइट रे एज ए वेक्टर। इसको आगे पढ़ाने से पहले मेरे लिए जानना जरूरी है कि आप वेक्टर के बेसिक कंसेप्ट जानते हो। इसमें वेक्टर का बेसिक्स यूज होने वाला है, तो मैं कुछ डायग्राम बनाऊंगा, मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो ताकि मैं एक टॉपिक आपको पढ़ा सकूं। अगर आप आंसर नहीं दे पाते हो तो पहले तो मुझे ये बातें बतानी पड़ेंगी आपको। चलिए मुझे बताइए कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल हम कैसे देखते हैं बेटा। तो जब दो वेक्टर के टेल से टेल जुड़े हों और उनके बीच में दो एंगल बन रहे हो, एक छोटा वाला एक बड़ा वाला, तो जो छोटा वाला एंगल होता है वो उनके बीच का एंगल होता है। क्या ये बात पता है आप? इस हिसाब से दो वेक्टरों के बीच का कोण मिनिमम 0 डिग्री और मैक्सिमम 180 डिग्री हो सकता है। 0 से 180 के बीच में ही होता है, 240 नहीं होता, ठीक, 189 भी नहीं होता, क्योंकि जैसे इस एंगल को बढ़ाते बढ़ाते कहानी यहाँ ले आओगे तो फिर ये वाला एंगल नहीं होगा, वेक्टर्स के बीच का एंगल ये वाला होगा। दूसरी बात, तो अगर तुम इतनी बात समझ गए हो तो इस खुशी के मौके पे मुझे ये बताओ कि अगर मैं ये दो वेक्टर ले रहा हूं और ये एंगल मेरा 150 डिग्री है, तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है? 150 डिग्री। कितने अच्छे बच्चे 150 बता रहे हैं? ओके, कोई नहीं बता रहा। कितने 30 बता रहे हैं? ओके, बिल्कुल सही जवाब है 30 डिग्री। जब भी ध्यान रहे टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए, अगर टेल से टेल जुड़ा नहीं है तो इस वेक्टर को लपेट के आगे ले आओगे, और जब टेल से टेल जुड़ जाएगा तो दिस एंगल विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल यहां पर 30 डिग्री होगा, ना कि 150 डिग्री। इस बात को बहुत ध्यान रखना है। बहुत अच्छी बात, इसका मतलब तुम समझदार हो। इसके बाद बच्चों मुझे ये भी बता दो जल्दी से कि जब दो वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए डॉट बी, तो क्या फॉर्मूला लिखते हैं? ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा।
थीटा होता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल, और ये है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये है बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अगर किसी को याद नहीं है तो याद होना चाहिए, याद कर लो। दूसरी बात मुझे ये भी बता दो जरा कि अगर कोई वेक्टर ए, मान लो ए वेक्टर ऐसे है, लिखा है ए वेक्टर लिखा है A1 I कैप, B1 J कैप, C1 K कैप, और बी वेक्टर लिखा है A2 I कैप, B2 J कैप, C2 K कैप, तो मुझे बताओ कि A डॉट बी का आंसर क्या लिखते हो। A डॉट बी, I के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं तो A1 A2 प्लस J के कोफिशिएंट B1 B2 प्लस, वेरी गुड। क्या ये बात सबको पता है? बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके। तो ए का मैग्नीट्यूड बताइए क्या है? ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर का कैसे लिखते हैं? अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C, और वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आना चाहिए। तो क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आइए, तो अब हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बच्चों, लाइट रे एज ए वेक्टर, इसका मतलब ये हुआ कि मिरर में कुछ सवाल ऐसे आए हैं, मुझे याद आ रहा है 2014 एडवांस का वो सवाल बहुत ही सुंदर सा, जो वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे आया था, तो जिसमें लाइट रे के अलोंग वेक्टर्स दिए जाते हैं और उनकी एनालिसिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दो तरह के सवाल बनते हैं। तो पहला मैं आपको प्रस्तुत करता हूं आपके समक्ष। आइए, तो बच्चों ये प्लेन मिरर है। बच्चों मान लेते हैं प्लेन मिरर के नॉर्मल के अलोंग जो वेक्टर है वो एन वेक्टर है ना। नॉर्मल की डायरेक्शन में जो एक वेक्टर है वो एन वेक्टर बच्चों कहेंगे उसको, और इंसिडेंट रे के अलोंग जो वेक्टर है दिस वेक्टर, इसे बच्चों हम कहेंगे आई वेक्टर, और रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग जो वेक्टर है इसे कहेंगे हम आर वेक्टर। ये वाला बच्चों एंगल आई है और ये वाला भी ऑफ कोर्स आई है। अब इस डायग्राम को देखकर जो मैं पूछूं वो मुझे बताना, एंगल बिटवीन आई वेक्टर एंड एन वेक्टर, एन वेक्टर और आई वेक्टर के बीच का एंगल बताओ कितना है। देखिए, देखते ही मैंने जैसे हाथ चलाया लोगों ने कह दिया आई, आई इज द रॉन्ग आंसर। तो फिर आपने समझा क्या? नॉर्मल यहां है मुन्ना, और आई ऐसे आ रहा है। देखिए ये एंगल आई है, ये वाला वेक्टर आई है, तो इस वेक्टर का हेड इसके टेल से जुड़ा है, मामला गड़बड़ है देशवासियों, ध्यान दो। तो हम आई वेक्टर को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे, इस वेक्टर को हम आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। दिस इज योर आई वेक्टर। आप समझ रहे हैं ना? तो आप देखिए एन वेक्टर ये है, आई वेक्टर इसे समझिए, और ये एंगल होगा जब टेल से टेल जुड़ जाएगा तो ये एंगल होगा, दिस विल बी द एंगल। यानी एंगल बताओ आई है कि 180 माइनस आई। समझ गए भाई साहब? आई वाले लोगों, तुम्हें बात समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा, आई और आर के बीच का एंगल, ये चोट समझते हो काहे की एंगल? लिखना ना पड़े इसलिए मैं याद इस तरह से लिख रहा हूं, एंगल बिटवीन आई वेक्टर एंड आर वेक्टर, इतना एंगल आई, इतना एंगल आई। क्या ये 2i लिख दूं? 2i लिखूं? बोलो, बोलना पड़ेगा। 180 माइनस 2, बिकॉज आर ये लिखेंगे, आई इसे देखेंगे, टेल से टेल जुड़ा होना चाहिए, ये वाला एंगल होगा 180 माइनस 2। अभी बता दो, ना समझ, घर में जाके आंसू ना बहाना। समझ गए? आगे बढ़ूं? ठीक, तो सुनो भैया फिर, एंगल ये रटना नहीं है, डायग्राम बना के एग्जाम में देखना पड़ेगा, रट के थोड़े ना जाओगे। तो एन वेक्टर और आर वेक्टर के बीच का एंगल देख के बताओ, एन और आर के बीच का एंगल बताओ। देखो इसकी टेल भी यही, इसकी टेल भी यही, ये तो सीधे सीधे आई है भैया। अरे है कि नहीं? वेरी गुड। अब मुझे जरा बताओ अपने ज्ञान चक्षुओं का इस्तेमाल करके कि आई डॉट एन को क्या लिखोगे? ए डॉट बी क्या पढ़ा तुमने? ए बी कॉस थीटा। तो आई का मैग्नीट्यूड, एन का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और आई और एन के बीच का थीटा कितना? तो यहां लिखोगे 180 माइनस आई।
बच्चों पहला सवाल ये बनता है कि कोई दो वेक्टर तुमको बता देता है, जैसे कि एडवांस 2014 में जो सवाल आया था, उसके बाद से इस कंसेप्ट पे एडवांस में सवाल नहीं आया है, बहुत समय हो गया। अब 2025 में उन्होंने कहा है कि वो पूछेंगे सवाल, ठीक है ना। तो तुम लोग रेडी हो जाओ। तो आई और एन की अगर हम बात करें बच्चों, तो आई और एन के बीच का एंगल ये है। तो कोई भी दो वेक्टर आपको दे देंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस आपसे पूछ सकते हैं, ठीक। इसी प्रकार मुझे बताओ मेरे देशवासियों कि आई डॉट आर की वैल्यू कितनी होगी। मैं पूरा पूरा वैल्यू बता रहा हूं, क्या लिखोगे, ए डॉट बी, ए आई का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड समझते हो ना, ये वाला मैग्नीट्यूड, ये वाला, और कॉस के अंदर क्या, 180 माइनस 2i। क्या मेरे बच्चे जानते हैं कि cos 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस थीटा, जानते हैं ना सभी। वेरी गुड वेरी गुड। तो n और r का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, बता दो भैया, क्या आएगा, n का मैग्नीट्यूड r का मैग्नीट्यूड इनटू cos i, बिकॉज इनके बीच का एंगल आई। अब आपको रट के नहीं जाना है, आपको डायग्राम की क्लैरिटी समझ में आनी चाहिए। आपको डायग्राम को देखकर दोनों किन्हीं भी दो वेक्टर के बीच का एंगल समझ में आना चाहिए, एग्जाम में आप तुरंत देख लोगे, और बस डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाना है। अब मैं, चूंकि उस सवाल की औकात इतनी कम थी कि मुझे लगता है कि मैं सीधे वही सवाल पूछ दूं तुमसे, तो मुझे अच्छा लगेगा मुझे। तो ये पेश है तुम्हारे लिए जेई एडवांस 2014 का सवाल। सवाल कुछ ऐसा था, उन्होंने कहा कि जो, मैं लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूं, उन्होंने कहा कि इंसिडेंट रे के अलोंग जो वेक्टर है वो ये है, आई कैप बाई 2 माइनस √3/2 जे कैप। उन्होंने कहा कि जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे, उसके अलोंग जो वेक्टर है वो ये, और उन्होंने कहा कि जो रिफ्लेक्टेड रे है उसके अलोंग जो वेक्टर है वो आई कैप बाई 2 प्लस √3/2 जे कैप, वो ये है। ये दो वेक्टर एग्जाम में दिए गए थे और उन्होंने पूछा कि फाइंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, ऑप्शन आर नहीं दूंगा मैं, ऑप्शन नहीं दूंगा। तो इसको कॉपी करो, इस सवाल को सॉल्व करने का प्रयास करो, निहायत सरल है, बोर्ड लेवल सवाल है, समझ लो तुम ऐसे, इसलिए डर मत जाना। जो बेसिक्स सिखाए हैं उनको अप्लाई करने का प्रयास करना, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही। चलो देखते हैं, लेट्स सी। 100, कुछ 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 100 कुछ बता रहा था। हम्म, बेटा आई की वैल्यू 0 से 90 के बीच में ही होती है, 30। कुछ लोगों ने भैया आंसर 30 बताया है, हमारे को लागे है कि कुछ कुछ सही है। कुछ लोगों ने 60 भी बताया है, ये भी हमारे को लगे कि थोड़ा थोड़ा सही थोड़ा थोड़ा गलत।
बट इन्हीं में से कुछ ऐसा ही आ रहा था, 36 में कुछ आंसर था, अब याद तो नहीं है मुझे बट। थर्टी डिग्री, अच्छा। देखिए हमें दो वेक्टर दिए हैं आई और आर, तो हमें क्या ये वाली इक्वेशन लगाने की जरूरत है, क्या ये वाली? आंसर आपके सामने है। अच्छा बताइए आई का मैग्नीट्यूड कितना है, आई का मैग्नीट्यूड कितना है? अंडर रूट के अंदर 1/2 का स्क्वायर 1/4 और √3/2 का स्क्वायर 3/4, तो ये 1 आएगा। बताओ आएगा कि नहीं? वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना जानते हो, अभी अभी बताया था तुमने। आर का यानी ये यूनिट वेक्टर दिया गया है, मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है ना। आर का मैग्नीट्यूड बताओ कितना है? 1/2 का स्क्वायर 1/4, √3/2 का स्क्वायर 3/4, ये भी कितना आ रहा है? 1। तो दोनों का मैग्नीट्यूड 1 और 1 है। ओके चलो, तो अब हम देखते हैं हमें क्या अप्लाई करना है बच्चों। हमें अप्लाई करना है आई डॉट आर इज इक्वल टू आई आर कॉस। अब ये वाली बात आपको रटी थोड़ी ना जाएगी। आप अब एग्जाम में जब बैठे होगे तो आपको डायग्राम बना के सोचना पड़ेगा। आप ऐसे कोई रे बनाओगे और ऐसे रिफ्लेक्टेड रे बनाओगे, नॉर्मल बनाओगे, फिर आपको दिखेगा कि ये आई वेक्टर है, ये आर वेक्टर है। फिर आप सोचोगे यार इसका हेड है यहाँ पर और इसका टेल है, इसको आप आगे बढ़ाओगे, ये आई ये आई, तो ये पूरा एंगल 2i होगा। पर आई जब आप आगे बढ़ाओगे तो आपको रियलाइज होगा कि आर और आई के बीच का एंगल क्या है? 180 माइनस 2i। देन आप ये अप्लाई करो और रट गए तो अच्छी बात है, किस्मत मैं मतलब ये कोई स्टैंडर्ड वो बात थोड़े ना कि आप फॉर्मूला है कि आप रट के जाओगे, समझने वाली बात है ना। तो चलो आई डॉट आर क्या करते हैं, डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं? आई के कोफिशियंट को आई के कोफिशियंट से a1 a2 प्लस, अभी बताया था ना b1 b2 c1 c2, तो 1/2 इंटू 1/2 कितना आएगा? 1/4। √3/2 इंटू √3/2 माइनस हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस, तो माइनस का 3/4। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, अभी भी हम लोगों ने निकाला। और ये आ जाएगा माइनस कॉस 2i, कॉस 180 माइनस थीटा बराबर माइनस कॉस। ये -1/2 आ जाएगा, माइनस कॉस 2i, माइनस माइनस हट जाएगा, कॉस 2i इज इक्वल टू 1/2। तो 2i की एक्यूट एंगल आ जाएगी 60 डिग्री, तो i बराबर 30 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। तो कई बार एडवांस में सरल सवाल भी आते हैं, ऐसा थोड़े ना कि सब कठिन आएंगे, 20-30% सवाल सरल भी आते हैं।
लिख लिया बेटा, समझ गए? क्या एक क्वेश्चन करना चाहोगे? अब निकाल लेना लेकिन आंसर है। चलो पहले कॉपी कर लो, फिर मैं बताता हूँ। कठिन कहीं कुछ नहीं है, देखो आपको स्पष्ट रूप से दिखेगा सवाल में कि क्या कह रहा, क्या निकालना है। बस क्लास अच्छे से करी हो, अच्छे से रिवीजन किया हो, चीजें याद हो एग्जाम में। ऐसा ना हो कि पेपर पलटने के बाद ये याद आ रहा है कि कुछ तो सुना सुना लग रहा है, देखा तो था कुछ ऐसा क्लास में सर ने बताया था, पर याद नहीं आ रहा है। ये हालत सबसे खराब होती है। कुछ बच्चे लौट के आते हैं, बताते हैं सर पेपर में सब ऐसा लग रहा था, पढ़ा पढ़ा है लेकिन कुछ ढंग से याद नहीं आ रहा था। ये वही लोग हैं जो आराम से घर पे जाके सो जाते हैं, थोड़ी देर रील्स देखी, थोड़ी देर यूट्यूब, थोड़ी देर फेसबुक, इसके बाद सो गए, बोले बहुत पढ़ ली आज कोचिंग, अब घर पे पढ़ने का मन नहीं कर रहा। उनके साथ होता है। बिना पढ़ विजन लेके जा रहे हो, रिवीजन नहीं करोगे तो निपट जाओगे। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब असाइनमेंट इनको आज दे दे रही है, आज मैं बोल दूंगा ऑफिस में स्ट्रिक्टली कि आज कल असाइनमेंट मिल जाए, रात में होमवर्क देना बहुत जरूरी है। अब इतना पढ़ा दिया है कि 10 15 20 क्वेश्चन होमवर्क में दिए जा सकते थे। मैं ग्रुप में जुड़े हो तुम सब लोग? ग्रुप पे पीडीएफ भेज दूंगा आज, एक 10 15 क्वेश्चन की। नहीं होंगे तो मैं बना के भेज दूंगा रात में। सब लोग रात में सोने से पहले ग्रुप पे मैसेज चेक कर लेना, तो तुम लोग को एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें मैं क्वेश्चन फ्रेम करके दे दूंगा। तो वो क्वेश्चन करके आना है अगली क्लास में, ठीक है? ज़्यादा नहीं दूंगा, 10 सवाल दूंगा केवल। लिख लिया सबने? चलो एक सवाल अब जरा देखो। अगर मान लो हमारे पास कोई मिरर है, प्लेन मिरर है, सेम कॉन्सेप्ट दे रहा है, इंसिडेंट रे के अलोंग वेक्टर है बच्चों आई प्लस जे, और रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग वेक्टर है आई माइनस जे। फाइंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ डेविएशन। हम्म, 45 डिग्री करेक्ट आंसर। नब्बे क्या आएगा? हाँ सही जवाब। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ डेविएशन जो स्टैंडर्ड है 180 माइनस 2 आई बताया था ना, डेविएशन याद है कि भूल गए? लास्ट लेक्चर में बताया था, तो वो आएगा 90 डिग्री। डेविएशन के दो आंसर लिख सकते हो, 90 एंड 270। एक सेंस में अगर 90 होगा तो दूसरे सेंस में 360 माइनस 90 हो जाएगा, कल बताया था ना। अगर थीटा डेविएशन हो रहा है क्लॉकवाइज तो 360 माइनस थीटा एंटी क्लॉकवाइज। तो बताओ मेरे देशवासियों, मित्रों, बताओ आ रहा है सबका 45? आई का मैग्नीट्यूड निकाल लो पहले। आई का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 कितना है? √2। आर का मैग्नीट्यूड क्या है? 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये भी √2 है। चलो अब लगा देते हैं आई डॉट आर। आई डॉट आर इज इक्वल टू आई का मैग्नीट्यूड, आर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, थीटा होता है 180 माइनस 2 आई, अभी अभी पढ़ा हमने। आई डॉट आर करते हैं, कैसे करेंगे? आई के कोफिशिएंट को आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे 1,
+1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -1, ये √2, ये √2 और ये -cos2i, ये 0 हो जाएगा, 0/2 0, तो cos2i इज इक्वल टू 0, तो 2i इज इक्वल टू 90, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री। डेविएशन होता है 180 - 2i, याद है कि नहीं? प्रिंसिपल डेविएशन छोटा वाला, ये हो जाएगा 180 - 90, 90 डिग्री डेविएशन होगा। 90 एक से, अब हमें पता तो है नहीं किस सेंस में क्या होगा, तो या तो डायग्राम बनाए, मिरर कैसे लगा, कहां लगा, ये तो सब बताया नहीं है। तो 90 डिग्री अगर होगा एक सेंस में, तो 270 हो जाएगा दूसरे सेंस में। तो 90 और 270 दोनों आंसर हो सकते हैं डेविएशन के, ध्यान रखना। हमेशा एक एंटी क्लॉकवाइज होगा और एक क्लॉकवाइज। कर ले जाओगे भैया? कोई डाउट है मन में तो पूछो, उनका समाधान करो। चले बढ़े आगे। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन मैं अभी नहीं करा रहा हूं, अगर मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं करा दूंगा, बट वैसे डेरिवेशन कराऊंगा भी तो भी रिजल्ट याद रखना होगा। यूनिट वेक्टर along reflected ray। तो एक क्वेश्चन ऐसे आता है बच्चों जिसमें आपको ये बताया जाता है कि मिरर का जो नॉर्मल वेक्टर है वो किस डायरेक्शन में है, जिसमें आपको इंसिडेंट रे के अलोंग जो वेक्टर होता है वो दिया जाता है, और रिफ्लेक्टेड रे के अलोंग वेक्टर आपको लिखना होता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यूनिट वेक्टर को हम कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड किया जाए तो यूनिट वेक्टर आ जाता है। तो यदि मुझे कभी आई कैप निकालना हो तो हम निकालेंगे आई वेक्टर इंसिडेंट रे के अलोंग वेक्टर से, उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे तो हमें आई कैप मिल जाएगा, क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ने वाली है ना। तो बेटा इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि हम डेरिवेशन करने के बाद भी हमें याद ही करना होगा। तो आर कैप होता है -i कैप +2 आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। ये हमारा इसका फॉर्मूला है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको याद होना चाहिए। बेटा व्हाट इज आर कैप? आर कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। ये है बेटा यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। आई कैप क्या है बेटा? व्हाट इज आई कैप? ये है यूनिट वेक्टर अलोंग इंसिडेंट रे। और व्हाट इज एन कैप? एन कैप है यूनिट वेक्टर अलोंग नॉर्मल। तो नोट करिए, फिर हम लोग इस पे एक एग्जांपल करते हैं कि हमें इसे अप्लाई कैसे करना है। ये याद होना चाहिए हर हालत में, जरूर याद होना चाहिए, रिमेंबर दिस, याद।
एक सवाल इस पे करो। मान लीजिए क्वेश्चन हमें दिया जा रहा है कि लाइट रे इज इंसिडेंट along I vector is equal to I cap plus j cap minus k cap. Mirror is parallel to xy plane. Find out unit vector along reflected ray. Unit vector along reflected ray. तो ये कह रहे हैं कि जो लाइट रे है वो इस वेक्टर के अलोंग इंसिडेंट हो रही है और मिरर जो है वो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है। तो तुम ध्यान से देखो, जो मिरर एक्स वाई प्लेन के पैरेलल होता है, एक्स वाई प्लेन के, उसका जो नॉर्मल होता है वो जेड एक्सेस होती है बेटा, जेड एक्सेस। एक्स वाई प्लेन के जो परपेंडिकुलर होता है वो जेड एक्सेस होती है। तो यहां से आपको पता चल जाएगा कि जो नॉर्मल की दिशा में यूनिट वेक्टर होगा वो के कैप होगा, वो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होगा। तो जेड एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, के कैप। और अगर हम आई कैप निकालना चाहें तो आई कैप कैसे निकालेंगे, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप वेक्टर हो गया, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। तो बताओ इसका मैग्नीट्यूड बताओ कितना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1/√3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, ये हमारा ये आई कैप है और ये एन कैप है। इसी की मदद से हमें ये फॉर्मूला लगाना है और हमें कैलकुलेट करना है यूनिट वेक्टर अलोंग रिफ्लेक्टेड रे। तो फिर हम क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर कैप इज इक्वल टू माइनस आई कैप टू आई कैप डॉट एन कैप इन टू एन कैप। बहुत ध्यानपूर्वक समझेंगे। माइनस आई कैप में मैं लिख देता हूं आई प्लस जे माइनस के डिवाइड बाई √3, दिस इज माइनस आई कैप टू आई कैप डॉट एन कैप। बहुत ध्यान दो, इस वेक्टर का इस वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट। तो जब आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आई का कोफिशिएंट आई के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई होता है, जे का जे से होता है, के का के से होता है। तो आप देखो यहां पर आई का कोफिशिएंट तो 0 ही है, नॉर्मल में तो है ही नहीं। तो के का आई से 0 होगा, के का जे से 0 होगा, 90 डिग्री एंगल होते हैं। तो के का सिर्फ के से होगा। तो अगर आप नहीं ध्यान दे पा रहे हो तो आप समझो कि जो आई डॉट एन है इसकी वैल्यू कितनी होगी, के का के से 1 हो जाएगा, -1, यहाँ पे माइनस है ना, बाहर क्या है 1/√3, तो ये -1/√3 आएगा सिंपल। डॉट प्रोडक्ट तो समझते होगा भैया, समझते हो ना, अभी बताया था ना A1 A2। अरे यहाँ आई का कोफिशिएंट है नहीं तो 0 हो गया। तो 1 इंटू 1 इंटू 0, 1 इंटू 0 -1 इंटू 1 और डिवाइड बाई √3 तो है। तो डॉट प्रोडक्ट ये आएगा। तो आइए यहां आई डॉट एन में क्या लिखूंगा, -1/√3, एन कैप क्या लिखूंगा, के कैप। ठीक है, चलो बताओ क्या आएगा। क्या आंसर है भैया, बताओ जल्दी से। व्हाट इज द आंसर। फॉर्मूले में हमने क्या कुछ गलती की है, शुड आई डिराइव इट। मुझे लग रहा है कि शायद फॉर्मूला हम लोगों ने, मेरी मेमोरी थोड़ी गड़बड़ हो गई लग रहा। कोई नहीं, कॉन्सेप्ट तो मजबूत है। और देखते हैं, डिराइव करते हैं। मुझे इस फॉर्मूले में डाउट हो रहा है, मुझे लग रहा है शायद यहाँ नेगेटिव साइन और यहाँ पॉजिटिव साइन होता है।
लेट्स डिराइव इट। वैसे तो बताओ इसका आंसर इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप अपॉन √3। और वो क्या थी, वो वाली वेग कहां गई, ये मजा नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। इसमें प्लस आना चाहिए जैसा कि मुझे फील आ रहा है, आई प्लस जे यहीं रहना चाहिए। ओके देखो जरा ध्यान से देखो जरा, फॉर्मूला हम लोगों ने गड़बड़ अगर लिखा है तो पता चल जाएगा। इसको अभी होल्ड करेंगे, कहां से निकलता है देखो, फॉर्मूला डिराइव करते हैं। मेरी याददाश्त लग रहा है कुछ कमजोर हो गई है। देखो बहुत ध्यान समझो तो अच्छी, तुम्हारी किस्मत अच्छी के डेरिवेशन आज ही कराए दे रहे। यहां पर मुझे ये बताओ बेटा कि ये वाला वेक्टर क्या है, किस डायरेक्शन में है, इंसिडेंट रे के अलोंग वेक्टर है। अगर मैं इसको रिवर्स करके बनाऊं, रिवर्स करके, चलो ये वेक्टर हमारा आई वेक्टर, और मैं क्या कर रहा हूं, मैं यूनिट वेक्टर बना रहा हूं, यूनिट वेक्टर। और ये वाला वेक्टर जो है हमारा वो क्या है, आर वेक्टर। तो इसका भी यूनिट वेक्टर बना देता हूं। ये एंगल आई है और ये एंगल भी आई है। मैं क्या कर रहा हूं, यूनिट वेक्टर है तो बताओ मुझे इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1। बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से। यहां पर नॉर्मल है, तो अगर मैं इस वेक्टर को रिवर्स कर देता हूं तो मुझे बताओ, अगर वेक्टर की डायरेक्शन पलट दूं तो नेगेटिव हो जाता है। तो ये वाला वेक्टर क्या होगा, माइनस आई। क्या होगा बताओ, माइनस आई। और ये वाला वेक्टर क्या होगा, आर कैप। तो ये है माइनस आई कैप। बहुत ध्यान समझना बेटा, इस वेक्टर को मैंने पलट दिया। अगर ये आई कैप है तो ये क्या होगा, अगर ये ए वेक्टर है तो ये क्या है, माइनस ए है कि नहीं, जल्दी बताओ। ठीक, हाँ समझ में आ गई बात, माइनस उधर प्लस होगा। ये एंगल कितना है, आई है। अच्छा मुझे बताओ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, 1। तो अगर मुझे इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, पैरेललोग्राम लॉ याद है या कंपोनेंट करते हैं, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या इस डायरेक्शन में आएगा, बीचों बीच। इसका इसके दो कंपोनेंट कर देते हैं, तो बताओ इस दिशा में क्या आएगा, 1 cos आई, और इस दिशा में क्या आएगा, 1, इसका भी करो 1 cos आई, और इधर करो 1 sin आई। तो आर कैप और माइनस आई कैप का जो रिजल्टेंट है वो ध्यान देना, आर कैप और माइनस आई कैप का जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड मॉड, उसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ। इन दोनों का रिजल्टेंट इसी डायरेक्शन में तो आएगा, तो इसका एक कंपोनेंट इसका आएगा 1 cos आई और एक कंपोनेंट इसका आएगा 1 cos आई। तो इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 2 cos आई। इसका मतलब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आएगा दैट इज 2 cos आई। तो आर कैप माइनस आई कैप अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं, अच्छा मुझे ये बताओ, एक फोर्स अगर मैंने 20 न्यूटन लगाया, ये डायरेक्शन वाई है, मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखूंगा, 20 जे कैप लिखूंगा ना, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन लगा दूंगा मैं। अच्छा यहां बताओ, ये जो मेरा रिजल्टेंट आया किसकी डायरेक्शन में आया है, एन की। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड न लिखना चाहूं, वेक्टर लिखना चाहूं, तो बताओ मैं कैसे लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा 2 cos आई, तो उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन क्या आएगी बेटा, एन कैप। मैं आई को उधर भेज देता हूं तो देखो आर कैप क्या आ जाएगा, आर कैप आ जाएगा आई कैप प्लस का जा रहा है, यानी वहां पर हमने गलत लिखा है, ठीक, प्लस 2 cos आई एन कैप। ठीक, तो अब ध्यान सुनो, अब यहां cos आई की वैल्यू हमें पुट करनी है, cos आई की वैल्यू। तो अभी अभी हमने पढ़ा कि आई वेक्टर और एन वेक्टर के बीच का एंगल आई नहीं है, कितना है, 180 माइनस आई। तो अगर मैं आई कैप डॉट एन कैप करूंगा, तो यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, और कॉस थीटा, थीटा कितना आएगा बताओ, ये है माइनस कॉस आई। दिस इज आई कैप डॉट एन कैप। तो कॉस आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, व्हाट इज कॉस आई, माइनस का आई कैप डॉट एन। हालांकि डेरिवेशन तुमसे नहीं कराया जाएगा क्योंकि मुझे ऐसा खुशबू आ गई कि शायद मैं फॉर्मूले को मैंने गलत लिख दिया है,
तो देखो मैं यहां लिख देता हूं फिर से, आर कैप इज इक्वल टू क्या है, आई कैप, और कॉस आई की वैल्यू लिख सकता हूं माइनस का टू तो अलग से है, कॉस आई लिख सकता हूं माइनस का आई डैट आई कैप डॉट एन कैप इंटू एन कैप। इसका मतलब प्लस माइनस में भूल गया, लेकिन कॉन्सेप्ट मजबूत हो तो आप डिराइव कर सकते हो। लेकिन इससे क्या शिक्षा मिलती है, दो शिक्षा, अगर मैं भूल सकता हूं तो तुम भी भूल सकते हो। ऐसा नहीं कि मैंने जानबूझ के मेरे स्किप हो गया तो प्लस माइनस हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या इतना रटने पे विश्वास, अब हमें तो एग्जाम में जाना नहीं, बैठना नहीं है, बट तुम्हें करेक्ट याद करना है तो करेक्शन कर लो फटाक से, क्योंकि मैं हमेशा डिराइव करता हूं। आज चूंकि समय कम था तो मैं सोच रहा था नेक्स्ट क्लास में मैं डिराइव करूंगा इसको। तो क्या चेंज है बच्चों, क्या चेंज है, यहां माइनस प्लस होगा और यहां माइनस, करेक्ट कर लिया। प्लस को माइनस बना लो, माइनस को प्लस बना लो। आओ अब करते हैं इस सवाल को। डेरिवेशन तुमसे पूछा नहीं जाएगा, तुम्हारे काम का फॉर्मूला ही है, लेकिन तुम समझ रहे हो ना डेरिवेशन क्यों आना जरूरी होता है। कभी कभी भूल गए, मान लो तुम्हें लग रहा है कि गड़बड़ हो गया कुछ। आओ, कहां थे हम लोग, कहां लटक गए थे गाड़ी, यहां आ जाए। आओ, तो बच्चों यहां पर अब हम क्या कर रहे हैं, माइनस आई कैप, ये माइनस लगा देते हैं, ओके, यहां प्लस रहेगा, यहां माइनस रहेगा। तो अब मुझे बताओ, देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो नीचे √3 आएगा कॉमन, आई आई माइनस जे माइनस के और माइनस माइनस प्लस 2k, 1/√3 तो कॉमन आ जाएगा बेटा। तो देखो ये क्या आ रहा है, आई कैप प्लस, नहीं प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाई √3। तो मुझे आंसर से आहट हो गई है कि गलती कहीं हो गई, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है और फॉर्मूला सही याद रखना है, फॉर्मूले की गड़बड़ नहीं होनी चाहिए है, और डेरिवेशन भी आप कॉपी कर लेना, ठीक। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, फॉर्मूला याद रखना है और सही याद रखना है, गलती किसी से भी हो सकती है। तो प्रूविंग अगर कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। क्या यहां तक कॉपी कर लिया था आपने, और थोड़ा ऊपर कर दूं, प्रूविंग नोट कर लेना, नहीं करना ऊपर, मुझे तो जाना है। निर्मल सर कह रहे होंगे 6:15 पे छोड़ना, तो 6:30 कर दिया, कल भी कर दिया तो धोखे से। आज तो मेरे को टाइमिंग इसलिए मैंने ड्राइव नहीं किया, मैं कहा 6:30 हो जाएगा, हो ही गया, जो होना होता हो जाता है। अब कर दिया है तो कल दोबारा नहीं कराऊंगा, आज ही कॉपी कर लो, ठीक। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन की बात करेंगे, ठीक।